ठीक है, करंट में किसी को दिक्कत है या पहले का कोई भी कुछ पढ़े है जो? पहले वाला। क्वेश्चन में दिक्कत है, किसमें है? और नहीं सर, इसमें करंट में नहीं, कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर में। लास्ट में करें। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट भी याद दिलाना। कैपेसिटर का है, करंट का है? नहीं सर, करंट में तो अभी नहीं कुछ होगी, तो सिर्फ थ्योरी ही हो रहा है। हाँ, अभी तो करंट में कुछ बस वही बेसिक बेसिक चीजें हुई है। ठीक है, तो हम लोग करंट में देखे थे लास्ट क्लास की करंट क्या कहलाता है, और ओम्स लॉ, ये सारी चीजें देखे थे। नहीं, जो पहले का लगभग पढ़े थे वही सब चीज था, नया कुछ नहीं था। आज एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट स्पीड, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होता है उसी के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसके टर्म्स में करंट या करंट डेंसिटी क्या होगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर दे रखा है, मान लिए कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, हम इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें ऐसा रैंडम कुछ मोशन कर रहा होगा, रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन कहते हैं हम लोग, कि ये मोशन होगा या ब्राउनियन मोशन या फिर रैंडम मोशन, जो भी समझ। तो इस रैंडम मोशन में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, यहाँ से हम मूव करना शुरू किया, तो होता ये है कि रैंडम मोशन में हम ये मानते हैं कि कुछ देर के बाद जैसे जैसे घूमते फिरते जैसे यहीं पे फिर से आ गया हो। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल है किसी भी रैंडम मोशन कैसा भी जिगजैग पाथ भी फॉलो करे, और स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन हमारा क्या आ गया, सेम पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन यही है और एंडिंग भी यही है, एंड एंडिंग दोनों है। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल का जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि वी एवरेज की अगर हम बात करें तो ये भी जीरो है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए स्पीड का, ये दोनों तो जीरो है, एंड अगर स्पीड कहा जाए तो ये ध्यान रखना है कि स्पीड जीरो नहीं है इलेक्ट्रॉन का या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका। यहाँ पे दिख रहा है कि कंडक्टर जो है रखा हुआ है ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे हम रखे हैं, और हम इसे किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखे हैं। ठीक है, हम सिर्फ रूम टेम्परेचर पे रख दिए हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, और रैंडम मोशन किस वजह से हो रहा है, तो बोलेंगे थर्मल एजिटेशन या थर्मल हीट की वजह से हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल मोशन में रैंडम मोशन करते हैं, ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये रैंडम मोशन है तो कुछ समय में, कुछ अगर हम डेल्टा टी टाइम ले लें, तो उस समय में हमें दिख रहा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए हैं कंडक्टर के अक्रॉस में, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है जीरो आ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो, लेकिन हाँ मूव कर रहे हैं यानी कि स्पीड होगा, और ये स्पीड जो होता है थर्मल स्पीड बोलते हैं, और ये लगभग 10 के रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड का होता है। ठीक है, ये जो स्पीड है ये थर्मल स्पीड कहलाता है। सर इसको मेजर कैसे किया गया? किसी तरीके से ऐसे जो कोई एक्सपेरिमेंट से ही करके इसमें अप्रोक्सीमेट में देखा गया है कैसा होता है। ठीक है, बस हमारे जनरल नॉलेज के लिए है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं, इसका जरूरत भी नहीं। ठीक है, कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट होगा, हमको भी उतना ध्यान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम हिट कर रहे हैं तो उसका थर्मल स्पीड जो है रेंज बोला जाता है कि 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा है कि इसे हम हिट किए हैं तो मूव करेगा ही,
अपने बैलेंस से जो छूट के ऐसा रैंडम मोशन करता है, ये चीज। लेकिन अगर हम इसी कंडक्टर को किसी बैटरी के अक्रॉस अगर हम लगा दें, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, इसके क्रॉस में हम एक बैटरी कनेक्ट कर दें, यानी कि हमने इसके दोनों एंड्स को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। अगर ये भी है तो इधर का हम बोल रहे हैं कि निगेटिव 0 है, ये पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा भी, यहाँ पे 0। भी वाला हायर पोटेंशियल पे है, 0 वाला लोअर पोटेंशियल पे। अगर ऐसा है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज होता है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, वो किसके केस में था, तो स्टैटिक के केस में था। यहाँ पे अगर हम इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ है इस कंडक्टर। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं हम, इसे हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं डिस्कस करने के लिए, तो पॉजिट्रॉन हम मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के सारा प्रॉपर्टी होगा, बस ये निगेटिव है, इसे हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो इस पॉजिट्रॉन पे अगर हम देखेंगे तो इस पे एक इधर की तरफ फोर्स लगने लगेगा और होगा ई इंटू ई। तो हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा पॉजिट्रॉन था, पहले लेट से कि ऐसा कोई पाथ फॉलो कर रहा था। ठीक है, लेट से ऐसा ऐसा कुछ पाथ फॉलो किया था, इधर से गया था ऐसा, ऐसा गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आया, ऐसा कुछ पाथ फॉलो किया था। लेकिन अगर हम इधर से इस पे एक्सटर्नल फील्ड लगा दिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाला जो वेलोसिटी था इसमें, जो हम लोग थर्मल स्पीड बोल रहे हैं, वो तो पहले से था और अभी भी रहेगा ही। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इस पे इधर आगे की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा, तो ये जो है इस डायरेक्शन यानी कि राइटवर्ड भी मूव करने लगेगा, और राइटवर्ड मूव करेगा तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी कि हमें दिख रहा है कि ये आगे की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट कर गया है हर जगह पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ए पोजीशन से शुरू हुआ था और बी पोजीशन पे खत्म हो रहा है, तो इसमें हमें कुछ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, यानी नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट है। अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कुछ है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वी एवरेज होगा ये भी नॉन जीरो होगा, और स्पीड तो भाई नॉन जीरो है ही। ये चीज हो रहा है, यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन जिसे भी बोले, उस पे एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। अगर हम पॉजिट्रॉन मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमें दिख रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी होगा। तो ये जो वेलोसिटी आ रहा है, ये ड्रिफ्ट की वजह से आ रहा है। जैसे याद करो कि ऐसा अगर नदी बहता था, इधर की तरफ मान लेते हैं यू स्पीड से बह रहा है रिवर, यहाँ पे कोई एक आदमी है, इधर वी स्पीड से जा रहा है, तो इधर कहीं पहुंचता था, और ये डिस्टेंस हम लोग बोलते थे ड्रिफ्ट। याद है? यस सर। तो क्या होता था कि बहाव के साथ वो बह गया, तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रॉन जिधर बह गया, ठीक है, जिधर भी फोर्स लगा उधर गया, तो ये ड्रिफ्टिंग बोलते हैं कि ड्रिफ्ट हो गया। तो इसीलिए इस वेलोसिटी, ये जो एवरेज वेलोसिटी हमारा आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होता है।
हर एक इलेक्ट्रॉन के देखे तो हर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है आयंस होगा। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखेंगे तो आयंस मिलेंगे, सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मिलेंगे। तो हर केस में उनपे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं। हमें यहाँ पे दो चीज देखने को मिल रहा है। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उस पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट किए हैं तब भी वो मूव कर रहे हैं, लेकिन एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं जीरो है तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा क्यू जो है, जो चेंज इन करंट चार्ज होगा वो जीरो, और इम्प्लाइज दैट कि आई भी जीरो हो, ऐसे ये कह सकते। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर एरिया देखेंगे तो मे भी हो सकता है कि उससे चार्ज पास किया हो, डेल्टा टी टाइम में चार्ज पास किया है तो करंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग किसे बोल रहे हैं? तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वेलोसिटी है, तो उसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है ड्रिफ्ट स्पीड है। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड क्लियर है सबको? बोलो। हेलो। सर डेफिनेशन क्या बोले थे? अभी हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, डिफिनेशन में यही बोलते हैं कि वेलोसिटी विथ विच चार्ज पार्टिकल्स get drifted ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इसलिए बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के लिए एजम्पशंस क्या क्या यूज होते हैं? ठीक है, एजम्पशंस क्या क्या होंगे उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, ठीक है, कि जब भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कंसिडर करेंगे तो हम यही कंसिडर करेंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। जो एवरेज रैंडम मोशन था हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो भी हम लोग का रैंडम मोशन था पार्टिकल का वो हम सारे नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसे कंसिडर भी नहीं करते हैं, उसे सोचते भी नहीं है कि वैसा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो हर एक इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन के साथ साथ ड्रिफ्ट भी हो रहा है, दोनों चीजें साथ साथ हो रही है। लेकिन अगर हमने देखा कि जो थर्मल के वजह से जो भी चेंज है और नेट जो है ऑन एन एवरेज जीरो है, तो हम लोग वही एजम कर लेते हैं कि वी एवरेज ड्यू टू रैंडम मोशन विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि हम बोल रहे हैं कि वी नेग्लेक्ट रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन कर रहा है, पहले भी कर रहा था अभी भी कर रहा है, क्योंकि पहले भी हीट था अभी भी हीट, तो कर ही रहा होगा। लेकिन
यहाँ पे हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट की वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट था हमारा जीरो आ रहा था, इस वजह से हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, जब रैंडम मोशन को नेग्लेक्ट कर दिए तो हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा ये कंडक्टर है इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे लाइन बना के खड़े हैं। ठीक है, रैंडम मोशन को तो हमने निग्लेक्ट कर दिया। हमें ये दिखेगा कि जैसे सोल्जर्स खड़े होते हैं वैसे ये खड़ा है, और इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो सब पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और सब इस डायरेक्शन में ऐसे एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, जो कि स्पीड होगा vd। ठीक है, तो ये दो एजम्पशन हम लोग मानते हैं। नहीं, रैंडम मोशन को टोटली निगलेक्ट कर देते हैं करंट पढ़ने के लिए। एक्चुअली में होता है, हायर स्टडीज में जाएंगे तो उसका भी कंसिडरेशन होगा, लेकिन अभी हमारे लेवल के लिए हम लोग उसे एकदम साफ खत्म कर देंगे जैसा हो भी रहा था। हम लोग सिर्फ क्या मानेंगे कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स है वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है, और वो स्पीड है ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव विथ an average velocity known as ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाना जाता है। vd से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फिर पोटेंशियल बोले, बात बराबर है, दोनों में रिलेशन हम लोग जानते हैं। ठीक है, सोल्जर जो परेड कर रहे होते हैं तो कैसे सारे के सारे कदम ताल मिलाते हुए चल रहे होते हैं, लेफ्ट राइट चलते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग इसमें भी एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही मूव कर रहे हैं, एकदम लाइन बना के, एकदम वेल संस्कारी बच्चे की तरह, जो कि एकदम लाइन में लगे हुए हैं, लाइन तोड़ के नहीं निकलते हैं। ठीक है, एकदम सीधा सीधा जा रहे हैं, ऐसे ही हम अज्यूम कर लेते हैं। बात क्लियर है इतना? यस सर। हम्म। हेलो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है कंडक्टर के अंदर में, वो हमेशा मूव कर रहा है। पहले भी मूव कर रहा था, जब हम पोटेंशियल अप्लाई किए तब भी मूव कर रहा है। पहले क्या था कि पहले का इफेक्ट जो है जीरो आ रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, सब कुछ जीरो था। हाँ, स्पीड था, फिर भी करंट जीरो था, क्योंकि नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो था। सेकेंड सिचुएशन में जब हम देखें कि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए, यानी कि कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और उस वजह से क्या होगा कि उसमें डिस्प्लेसमेंट, एक नेट फोर्स सब पे लग रहा है, और उसकी वजह से एक वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट आता है। एवरेज वेलोसिटी अगर देखा जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसी एवरेज स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो सारे लाइन में खड़े करके हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि सारे के सारे लाइन में खड़े हुए हैं, और सभी एक ही स्पीड से आगे चल रहे हैं, यानी कि किसी में ना तो टक्कर हो रहा है ना कुछ भी हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बात देखा जाए तो सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, टकरा भी रहे होंगे, ऑन एन एवरेज देख रहे हैं, तब हमें दिख रहा है कि सारा एक डायरेक्शन में एक स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ये दो एजम्पशन करके हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। अब यहाँ करेंट in terms of drift velocity। हम ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में करंट को कैसे लिख सकते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिए, इस कंडक्टर के अक्रॉस में हमने बैटरी जोड़ दिया। बैटरी जोड़ने से हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है।
इधर हम बोल रहे हैं 0 वोल्ट, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो लाइन बना के चल रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है तो हम पॉजिट्रॉन मान रहे हैं। तो ऐसे हम मान रहे हैं कि प्लस प्लस है सारा, ऐसा है सारा, सारा का सारा डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा अच्छा है। सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे हम बैठ गए हैं, हमारे पास सुपर पावर है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर के अंदर मूव करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बैठ गए हैं, ये सारे के सारे यहाँ वीडी डिस्टेंस से चल रहा है। तो अगर हमें डेल्टा टी टाइम्स में पता करना हो कि इससे कितने चार्ज पास किए होंगे तो हम कैसे पास बता सकते हैं। तो उसके लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं और वो हम बोलते हैं एन, स्मॉल एन, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। या फिर इसे कह दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना है या इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इतना है। तो हम यहाँ पे देखें कि t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू डेल्टा टी टाइम में कितने चार्ज पास किए होंगे कैसे पता करें। तो हम यहाँ पे एक और एरिया एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे ये वाला एरिया इस पोजीशन पे था और अभी ये t इक्वल टू डेल्टा टी पे यहाँ पे है। तो ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है ये वीडी इंटू डेल्टा टी दिख रहा है, और इस रीजन में जो भी चार्ज होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही इस फर्स्ट एरिया को पास किया होगा डेल्टा टी टाइम में। दिख रहा है सबको। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक एरिया है, उससे डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं, कितने पॉजिट्रॉन्स पास किए, कितने चार्ज जो भी कहा जाए, तो कितने पास किए हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि इतने देर में यहाँ तक इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इतने देर में इस एरिया को पास किए, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम दिख रहा है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले ले तो ए इंटू लेंथ यानी कि वी डी डेल्टा टी, यही दिख रहा है। वॉल्यूम अगर हमें पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे कितना। तो एन ए वी डी इंटू डी टी मल्टीपल कर दिए कितना स्मॉल इंटू वॉल्यूम टू डी टी। यह गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू कितना पास किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई कर देंगे तो हमारा टोटल चार्ज पता चल जाएगा, यानी कि एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी दिख रहा है। अब हम जानते हैं कि आई जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी टी को इधर लाए तो एन ई ए वी डी जो है हमें दिख रहा है कि ये करेंट, ठीक है। तो करंट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड वीडी, वीडी जो है हमारा ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो करंट को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से एक टर्म और हम लोग पढ़े हैं कि जे एक टर्म होता है जो करंट पर यूनिट एरिया होता है, तो एन ई वी डी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में लिख सकते हैं और करंट डेंसिटी को भी ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में लिख सकते हैं। तो करंट क्या है, एन ई ए वी डी, एंड करंट डेंसिटी क्या आ रहा है, एन ई वी डी, ठीक है। कैसे प्रूफ करें,
तो हमने ये एजम्पशन लिया है कि जितने भी चार्जेस है सारे के सारे एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं और सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइन लगाकर। अगर हम ये एजम्पशन नहीं करते तो हम इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो एजम्पशन को एज्यूम करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में करंट लिखा, और वो कितना आ रहा है, तो NEAVD। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं, इसे याद रखना है फॉर्मूले को। इतना बात में किसी को दिक्कत? बोलो। अब इस VD का वैल्यू भी देखते हैं क्या आता है। तो VD के वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ पे अगर हम माने कि हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके लेंथ के टर्म में कितना लिख सकते हैं, बताओ? V/L। अब यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन है, लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा E एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इतना लग रहा है, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m के बराबर है, तो हम इसे मास m ही ले रहे हैं। मास जो है इसका m है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि एक यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, इस पे फोर्स जो लग रहा है इधर लग रहा है वो E लग रहा होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, m ही लेते हैं जरा। तो फोर्स अपॉन मास, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, E/m। ये इस पे एक्सेलरेशन दिख रहा है, ठीक है। ये चीज एक्सेलरेशन दिख रहा है, A=E/m। अब यहाँ पे हम लोग दो टर्म और डिफाइन करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं लेमडा, जिसे बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। ठीक है, लेमडा क्या होता है, तो मीन फ्री पाथ होता है, और हम इसे डिफाइन करते हैं, इट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है, तो बाई इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक भीड़ भाड़ वाला जगह स्टेशन है, वहां पे कोई हल्ला करने लगा कि बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। तो जितने लोग हैं सारे लोग भागना शुरू करेंगे, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, जिसको जिधर दिख रहा है मौका उधर भाग रहा है। बहुत लोग सीढ़ी की तरफ भागेंगे, बहुत लोग कहीं भागेंगे। तो जो मोशन होता है उसे हम बोलते हैं कि रैंडम मोशन हो रहा है। जैसे कि, सॉरी उल्टा बोल गए, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि स्टेशन पे गए, कोई ट्रेन आ रही है, कोई ट्रेन जा रही है, तो बहुत लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, बहुत लोग उतर के बाहर जा रहे होते हैं। तो उस समय कोई भी इधर उधर मूव कर रहा होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी एक एंड पे जाके बोले यहाँ बॉम्ब है, तो सारे के सारे लोग जो है एग्जिट की तरफ भागेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागेंगे, लेकिन उसमें भी लोग आपस में टकराते हुए जाएंगे। हो सकता है कोई तेज जाए, कोई धीरे जाए। ऑन एन एवरेज गेट पे खड़ा हुआ आदमी यही देखेगा कि हाँ इतने देर में इतना आदमी निकल रहा है। लेकिन अगर स्टेशन के अंदर की बात की जाए तो उसमें बहुत लोग आपस में टकरा रहे होंगे, कोई किधर भाग रहा होगा, कोई किधर भाग रहा होगा। ठीक है, मेन पर्पस यही है कि हम बाहर स्टेशन से बाहर चले जाए, लेकिन उस भागने के दौरान में कोलिजन होता है। ठीक है, और वो कोलिजन होने में, जैसे अगर हम किसी एक पार्टिकुलर आदमी को कंसिडर करें, तो हो सकता है कि वो पहले वाल से टकराया, फिर
किसी पर्सन से टकराया, फिर किसी पर्सन से टकराया, लेकिन उस दौरान वो आगे भी बढ़ रहा है। तो जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसे ही हम बोल रहे हैं मीन फ्री पाथ। उसे बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ। और टोटल का एवरेज ले रहे हैं तो उसे हम लोग बोल रहे हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, यानी कि बार बार टक्कर तो हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले ले कि एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पार्टिकल, ये पार्टिकल गया यहाँ से टकराया, यहाँ से आके यहाँ टकराया, तो ये जो डिस्टेंस चला इसे हम बोलते हैं फ्री पाथ। ये डिस्टेंस है, ये भी इसका फ्री पाथ है। लेकिन सब बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग उसका एवरेज लेते हैं, वही एवरेज जो है मेन फ्री पाथ है। क्लियर है। और एक टर्म डिफाइन करते हैं टॉ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इट इज एवरेज टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये जो हमारा कोलिजन बार बार हो रहा है यहाँ पे, जैसे मेन फ्री पाथ है, तो जितना देर कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। एक तो है कि मेन फ्री पाथ और दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दोनों चीज क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो बार बार टकरा रहे होंगे, तो दो टक्कर के बीच में जो रिलैक्स होके चला है, यानी कि विदाउट टक्कर चला है, तो उस पाथ को बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ। और जो टाइम लगा है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम को। ठीक है, अब इन्हीं की दोनों के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि जो हम ऊपर पोजिट्रॉन को लिए थे, ये एक्सेलरेशन से जा रहा था ई ई बाई एम ई। ठीक है, तो दो एवरेज इसका डिस्टेंस कितना चल रहा है, लेमडा, कितने टाइम में, तो टाइम एवरेज लग रहा है टॉ। ठीक है, तो एवरेज टाइम टॉ लगा है, ये चीज है। और एक तो हम लोग देख रहे हैं कि यू एवरेज जो आया होगा वो भी जीरो आया होगा। ठीक है, यू एवरेज जो है इसका वो भी जीरो है, क्योंकि इनिशियली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए थे तो यहाँ से यू जो था इसका वो कितना था, जीरो, जो हम लोग बोल रहे थे कि थर्मल स्पीड है। तो यहाँ से हमें सारा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेमडा क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस टेबल है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि टॉ का स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें लेमडा और टॉ में एक रिलेशन मिल रहा है।
ठीक है, यानी कि लैम्डा इजकल टू मिल रहा है कि हाफ ई ई बाई एम ए इंटू टॉ स्क्वायर। ठीक है, हमसे यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा, हमें तो ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करना है। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या था? वीडी जो हम बोले थे कि एवरेज सर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल क्या मिलेगा? वेलोसिटी जीरो क्यों लिए? इनिशियली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो रैंडम मोशन की वजह से स्पीड क्या था? एवरेज वेलोसिटी क्या था बताओ? जीरो। जीरो था, वही चीज लिए हैं इनिशियली। यस सर। अब VD जो है वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम होगा। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट सारे का जो मीन फ्री पाथ आ रहा है और टाइम टॉ आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग VD बोलते हैं कि VD जो होगा वो ई ई बाई 2 ME इंटू टॉ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा सही है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है और बहुत लोग बोलते हैं कि VD इजकल टू ई बाई ME इंटू टॉ सही है। ठीक है, तो दोनों में से बहुत जगहों पे ये यूज फर्स्ट यूज होता है, बहुत जगहों पे सेकंड यूज होता है। तो मोस्टली जो हमारा यूज हो रहा है वो ये वाला यूज हो रहा है। HC वर्मा में यही दे रखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस में यही चीज होता है, लेकिन NCERT में ये दे रखा है। ठीक है, इसीलिए कंट्राडिक्शन और बढ़ गया है कि आखिर हम लिखे तो क्या लिखे। तो स्कूल या बोर्ड में आता है तो ये वाला चीज यूज होना है, कंपटीशन में जब होता है तो ये चीज यूज होता है। थोड़ा सा इसका अंतर है क्या, यहाँ पे टू है और यहाँ पे टू नहीं है। ये जो VD आया है डायरेक्टली आता है कि हम लोग V U प्लस AT से, तो यहाँ से आ रहा है E बाई ME इंटू टॉ, एवरेज टाइम टॉ लिए हैं, तो ये VD U इनिशियल जीरो था। बहुत लोग इस चीज को सही बोलते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज है वो डिवाइडेड बाई टू है, ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू NCERT वाला। ठीक है, तो सर दोनों में एनसीईआरटी कंट्राडिक्ट वाला आया कहाँ से? क्या? यह टू का फैक्टर वहाँ पे क्यों नहीं है? इस फॉर्मूले से डायरेक्टली V इजकल टू U प्लस AT। U तो जीरो है, एक्सेलरेशन E बाई ME था, टी एवरेज T था, ये VD डायरेक्टली आ रहा है। क्लियर है? बोलो। सर सर लेकिन ये वी तो उस पर्टिकुलर टाइम का हुआ ना, उस पर्टिकुलर टाइम का, हाँ तो और यहाँ पर तो एवरेज मांग रहा है, तो टू से तो डिवाइडेड होना वे, चाहिए। अच्छा वेक्टर वाला ये यूज नहीं करते थे क्या हम लोग? V एवरेज इक्वल टू U एवरेज प्लस A एवरेज इनटू टाइम, ये भी तो यूज करते थे ना हम लोग। यस सर। तो वहां से इसे बोला जा सकता है ना। यस सर। ठीक है, ऐसा इंस्टेंटेनियस में यूज करते हैं, लेकिन ये भी है, तो इसीलिए इसे बहुत लोग नहीं मानते हैं, इसे सर मानते हैं। तो हाँ, सर अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से देखेंगे तो हम लोग एक पार्टिकल का या मतलब एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग वो नहीं ना बता सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे रहेगा, या अगर उस पोजीशन का बताएंगे तो उसका वो वेलोसिटी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सर हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों कैसे मतलब डिफाइन कर पा रहे हैं? कौन सा क्या चीज, मतलब हम नहीं समझे क्वेश्चन। मतलब सर हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फिर हम्म और वेलोसिटी भी उसका हम लोग बता पा रहे हैं कि इतना से इतना में वेलोसिटी क्या। तो सर अगर हम्म हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से देखेंगे तो ये तो मतलब ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, ये तो इनवैलिड हो जाएगा, एरर आ जाएगा। हाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि हम आज तक नहीं पता है, हम तो इलेक्ट्रॉन को देख भी नहीं पाए अभी तक के टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है कहाँ ये भी हमें नहीं पता है। तो ये सारा कुछ किस चीज पे चल रहा है? एजम्पशन पे। जो भी कहानी चल रहा है एजम्पशन पे। पहले ही हम बोले कि रैंडम मोशन होता है, उसमें किधर किधर जा रहा है कोई गारंटी नहीं है। तो हमने उसे एक तो डायरेक्टली पार्टिकल मान लिया स्ट्रेट लाइन और इस स्पीड से जा रहा है, उसे ही अज्यूम करा है। ठीक है, ये सारा जो चीज भी है थ्योरेटिकल है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, हो रहा होगा, तो ऐसी चीजें है। उसमें भी बहुत सारे एजम्पशंस हैं। आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगा हो सकता है ये गलत भी हो। ठीक है,
तो अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल जो है उसमें ये हर एक एटम या फिर न्यूक्लियस का बताता है कि उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे सबका एक एक्यूमुलेशन लेके सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग माने हैं और उसका एज्यूम कर लिए हैं कि ये सारे लाइन लगाकर जैसा सैनिक परेड करते हुए चलते हैं वैसा ही ये चल रहा है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे हमारा VD का स्पीड आ गया तो हम लोग यही वाला चीज यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 का फैक्टर है, इस चीज का ध्यान रखना है बस। अब यहाँ पे करंट जो आया था हमारा वो क्या आया था, NeAVD। ठीक है, तो इसे अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, NeAVD का वैल्यू हम पुट कर दिए EE/2me इंटू टॉ। ठीक है, एंड हम लोग ऐसा देखे थे कि जब ये हमारा कंडक्टर था ऐसा, इसके क्रॉस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था V/L था, यही था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें I इक्वल टू क्या मिल रहा है, NE²A/2me इंटू E को लिख सकते हैं V/L इंटू टॉ। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, I इक्वल टू NE² टॉ बाई 2me इंटू AV/L, यही मिल रहा है। यस बोलो। सर। ठीक है, ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा हुआ, यहाँ देखते हैं। I ऐसा लिख सकते हैं हम, V को इधर रख लेते हैं, I के तरफ ले जा रहे हैं, तो 2MEL ऐसा लिखते हैं, 2Me/NE² टॉ इंटू L/A इंटू I, यही बचेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। R इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2MEL/NE² टॉ इंटू A। ठीक है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, ρL/A। ठीक है, सिंस V इक्वल टू IR, तो यहाँ से R का वैल्यू लिखें, एंड रो का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, तो 2Me/NE² टॉ। ठीक है, यहाँ पे 2 का फैक्टर आ रहा है तो इसलिए मोस्टली जगह पे इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछता है, क्या पूछेगा, तो ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ दिख रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E चेंज होगा नहीं, जो भी होगा वो N और टॉ। तो ये जो N और टॉ है, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर में कुछ हो सकता है, आयरन में कुछ हो सकता है, एल्युमिनियम में कुछ हो सकता है। तो यहाँ से ये दोनों चाहे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो रो है, रो क्या बोलते हैं इसे, बोलो, रेजिस्टिविटी। ये भी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होगा। ठीक है, 10th क्लास में हम लोग डिफिनेशन भी याद करते थे कि रो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट। तो वही है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि आयरन है तो उसका एक रेजिस्टिविटी होगा, कॉपर है तो उसका एक रेजिस्टिविटी होगा। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि मटेरियल पे और डायमेंशन पे सर भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, सर टाउ कैसे डिपेंड करेगा मटेरियल पे? अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कोलिजन ज्यादा हो रहा है, तो टॉ कम आएगा या ज्यादा आएगा, कम आएगा। और मान लेते हैं बहुत कम है तो
ज्यादा आएगा। यस सर। मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कैसा है। यस सर। ठीक है। और एन तो बता ही रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल है उसके लिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रो जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात करें तो एल और ए दोनों पे डिपेंड करता है। यानी कि हम इसे बोलते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, गिवन कंडक्टर। ठीक है, यानी कंडक्टर कहने का मतलब है कि इसमें जो है मटेरियल डायमेंशन दोनों आ जा रहा है। ठीक है, आयरन का ही बना हो और उसका लेंथ एरिया अलग अलग हो तो रेजिस्टेंस अलग रहेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। क्लियर है इतना? बोलो। सर एक सेकेंड ऊपर कर दीजिए। अच्छा सर ये एक्सप्रेशन को ही क्या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं? वो आगे आएगा। अच्छा डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान से बताओ, रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, एरिया से बस ये सब तो जानते हो। फोर्थ, टेम्परेचर। फिफ्थ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो हमें ये तीन चीज दिख रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेचर ऑफ मटेरियल जैसा है वैसा डिपेंड करेगा, इंसुलेटर है तो ज्यादा रहेगा, कंडक्टर है तो कम रहेगा। अब टेम्परेचर और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो इन दोनों पे हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं के लिए। ठीक है, ऐसा हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है। मान लेते हैं कि इधर से ऐसे करंट आया और इधर से ऐसा निकल गया, तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या लिखोगे बताओ? बोलो। सर रो हाँ, ए सी बाय बी। एरिया रो एल बाई ए बी बाई होता ए है ना, सी। बी बाई यस सर। ए सी। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि जो करंट है वो ऐसा आया, नीचे से गया ऊपर चला गया, इस केस में रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? रो। तो सी बाई ए बी। सी बाई ए बी। दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट डिफरेंट। है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर है? तो यस यहाँ से सर। हमें क्या दिख रहा है, लेंथ क्या देंगे? तो लेंथ जो भी है वो क्या है, along flow of current है एंड एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट है। इस चीज का ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक चीज और, जो करंट होता है, जैसे जे पढ़े थे तो जे इजकल टू क्या था, आई अपॉन ए, एन ई वी डी। ठीक है, एन ई वी डी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ से, या फिर यहीं से ए को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे?
ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एन ई स्क्वायर टॉ बाई 2 me इंटू वी बाई एल इंटू ई, यही मिलेगा। यस सर। सिंस वी बाई एल इजकल टू ई था। अच्छा, यहाँ पे देखो रो जो था वो 2 me/ne² टॉप था, तो क्या हम जे को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है 1/रो इंटू ई। ठीक है, 1/रो जो होता है वो सिग्मा होता है। सिग्मा क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी, जिसका वैल्यू क्या दिख रहा है, ne² टॉ/2 me। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जे इजकल टू सिग्मा इंटू ई। जे भी वेक्टर क्वांटिटी, ई भी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो इक्वेशन आया है इसे ही हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। हायर स्टडीज में जाओगे तो यहीं से शुरू होगा, भी इजकल टू आई आर लास्ट में आता है, शुरुआत यहाँ से होगा कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस इट एंड इट इज, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा वो आएगा सिग्मा, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी से डिपेंडेंट। ये सब क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे, फिर भी क्लास 10th में भी था। एल लेंथ है, एरिया ए है, रेजिस्टिविटी रो है, कह रहा है कि इट इज elongated such that length becomes 10 times, then find new resistance। ठीक है, आसान सा सवाल है, फाइंड करो। आ गया पहला, एन टाइम्स वन। n टाइम्स फर्स्ट का नहीं, यहाँ से अगर देखेंगे तो आर नॉट सर कितना एन दिख स्क्वायर रहा है, टाइम्स। हाँ n² टाइम आएगा। रोयल भाई ये अब हमसे बोल रहा है कि इसका लेंथ n टाइम्स कर दिया गया है, यानी कि अब ये नया है, लेंथ इसका nl हो गया। एरिया क्या ए ही रहेगा, क्या एरिया ए डैश हो गया होगा बताओ। हम इसे इलोंगेट किए हैं तो एरिया कमा होगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल है, ऐसा है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो इनिशियल है वही वॉल्यूम फाइनल होगा। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम इनिशियल कितना है, तो ए एल जो होगा ए डैश इंटू एन एल होगा, जहां से ए डैश दिख जा रहा है ए बाई एन। तो जो नया रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रो, एल की जगह एन एल, एरिया की जगह
ए बाई एन, यानी कि यहाँ से एन स्क्वायर रो एल बाई ए दिख रहा है, यानी कि आर इक्वल टू एन स्क्वायर आर नॉट। क्लियर है? ये सबको क्लियर है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि मेन वही चीज है, लेंथ एन टाइम्स होगा तो एरिया घटेगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो बोलो। सेकेंड क्वेश्चन। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए ना सेकंड वाला। कह रहा है कि एल लेंथ का एक रॉड है जिसका एरिया ए है, रेजिस्टिविटी रो है। अब उसका बोल रहा है कि एक्स पार्ट, टोटल को हम स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं कि उस एक्स पार्ट का एरिया जो है a/2 हो जाए और टोटल रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जा रहा है ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो एक्स कितना पार्ट हमें स्ट्रेच किए हैं वो फाइंड करना है। क्लियर है अब? सर पार्ट स्ट्रेच करना मतलब कोई एंड को छोटा करना हुआ मतलब? हाँ, जैसे कि ये लेंथ है एक, यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक्स पार्ट है, इसे सिर्फ पिट पिट के हम छोटा कर दिए, बाकी को उतना ही रहने दिए। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया होगा। ठीक है, इसका एरिया ए है, ये एल माइनस एक्स हो जाएगा। अब ए बाई एक्स टू, पार्ट, हाँ, इसका एरिया A/2 होगा। लेंथ कितना हो जाएगा 2x, एरिया a/2 हो रहा है तो हो जाएगा। हम Yes, पीट पीट के एरिया आधा कर रहे हैं तो लेंथ डबल हो गया होगा। बस इसका R1 लिखेंगे और इसका R2 लिखेंगे। दोनों आपस में किस में दिख रहे हैं? सीरीज। ये किसके बराबर होगा? 3 रो एल बाई ए के बराबर। जल्दी से बताओ अब कितना आ रहा है? लेट्स, हो गया? किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कुछ रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले सवाल। समय फाइंड रेजिस्टेंस। एल लेंथ है, रेडियस आर है, इधर से करंट जा रहा है। इधर से करंट इसमें जा रहा है। फर्स्ट का कितना आया? रो L बाई पाई स्क्वायर। स्मॉल आर लिखना, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत सेकेंड में? मिलेगा
रो एल बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जितना एरिया है उतना ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा है। लेकिन अब जो है इस तरीके का मान लेते हैं कि बैटरी जोड़ रखते हैं। ठीक है, तो करंट किधर जाएगा? एक पोर्शन में मटेरियल है, बीच में हॉलो है, तो करंट क्या इधर से इधर अब आएगा? दिख रहा है? यस सर। इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा? सर सेम ऊपर वाला। नहीं, करंट क्या उसी एरिया में जा रहा है? देखो तो, नहीं जा रहा है ना? इसमें क्या दिख रहा है कि जो एरिया है वो लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, दिख रहा है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से आर दूरी पे जाएंगे और एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, ये आर दूरी पे गए और डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिए। ठीक है, किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट जो है हमारा इधर से इधर जा रहा है, तो उसके लिए अगर हम डी आर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? रो तो रो है, एल क्या आएगा यहाँ पे? डी आर आएगा। और जो एरिया है क्या इसका, कर्व सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर एल, लेंथ है। बोलो। Yes, sir. बस इसके बाद क्या करना है, आर इजकल टू निकालना है, तो रो बाई 2 पाई एल तो हमें कांस्टेंट दिख रहा है, 1 बाई आर डी आर इंटीग्रेट कर देना है ऐसे भी। ऐसे भी दिख रहा है कि सारे के सारे जो डी आर थिकनेस वाले ले रखे हैं सारे सीरीज में ही है, जोड़ेंगे तो ये चीज मिलेगा। सर नहीं समझ में आया। इस छोटे से पार्ट का अगर हम दिखे तो चलो एक साइड से खड़ा होकर देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा। हम क्या किए, यहाँ से आर दूरी पे गए, ऐसा एक एलिमेंट ले लिए। ठीक है, इसका थिकनेस डी आर है। करंट किधर से जा रहा है बताओ? इधर से इधर की तरफ करंट जा रहा है। यस सर। अब इस छोटे से पोर्शन के लिए जो हम ये एलिमेंट लिए हैं उसका अगर हम रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? करंट का लेंथ क्या होगा? डी आर लेंथ होगा। ध्यान से देख के बोलो, करंट चारों ओर ऐसे जा रहा है तो करंट का लेंथ कितना होगा, मतलब जो कंडक्टर है उसका लेंथ कितना होगा? लेंथ क्या होगा करंट की डायरेक्शन वाला? डी आर। अब इसका एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कितने एरिया से पास हो रहा है, तो क्या इस सिलेंडर का जो भी हम बनाए हैं एलिमेंट उसका सर कर्व लेंथ सरफेस तो वो आर डिस्टेंस पे हम लोग लिया है ना, तो आर होना चाहिए।
ये सेंटर से हम इसका रेडियस r दूरी पे गए हैं, r पे dr थिकनेस ले रखे हैं, तो करंट जो पास कर रहा है इस dr के लिए तो इसी से तो पास कर रहा है। हम इस छोटे से जो एलिमेंट लिए हैं उसके लिए लिख रहे हैं, तो उसके लिए यही ना हुआ डिस्टेंस dr। यस सर। ठीक है, हम छोटा सा पोर्शन लिख रहे हैं ना, तो उस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ एलिमेंट दिख रहा है, और उस एलिमेंट का यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिख रहा है, लेंथ dr। क्लियर है? यस सर। और उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, क्योंकि टोटल एरिया कितने एरिया से निकल रहा है, तो 2πr l से। क्लियर है? एरिया दिख रहा है? नो सर। एरिया नहीं दिख रहा है। एक सिलेंडर है, ऐसे चारों तरफ से करंट निकल रहा है, इस वाले फिगर में देखना है तो ठीक है। तो ये जो एरिया कितना कवर कर रहा है, परपेंडिकुलर एरिया, यहाँ सिलेंडर में देखे तो ये जितना भी होगा, ये कर्व सरफेस एरिया जितना है सबको तो चारों तरफ से पास कर रहा है। ऐसा एज्यूम यस कर सर। लो कि एक ट्यूबलाइट है, उसे अगर हम चारों तरफ से घेर ले तो उसका लाइट किधर किधर से निकलेगा, एक सिलेंड्रिकल आर रेडियस का पोर्शन है उसी से, यस सर। तो वही एरिया से करंट पास हो रहा है, तो इसलिए हमने एरिया की जगह पे क्या लिया है, इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, यस सर। और उसके बाद तो इस शेप को क्या बोलते हैं, 9th 10th में इसका बहुत एरिया वॉल्यूम निकाले होगे। कस्टम। फ्रस्टम। ठीक है, एक फ्रस्टम है, इसका ये वाला रेडियस ए दे रखा है, ये वाला रेडियस बी दे रखा है, इधर से बोल रहा है करंट गया इधर गया, इसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी रो ले लेना है। यहाँ पे भी क्या टोटल लेंथ के लिए एरिया सेम है या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट का ले तो सबका लेके जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में ही दिख रहा है हमें, जोड़ो। सर रो इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2πr²। यस, क्या बोले? एक सेकंड सर। हो गया, इसका dr क्या लिखोगे, बोलो? स्मॉल रेजिस्टेंस। सर एक मिनट।
मेडिकल में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले जैसा पूछा जाएगा। तो अगर जो मेडिकल का है नहीं हो रहा है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, फिर भी बहुत ही सिंपल है। 8, 9, 10 का अगर मैथ पढ़े हो तो हो जाना चाहिए, अगर नहीं पढ़े हो तो छोड़ सकते हो। उस समय ऐसा तो कोई नहीं ना है कि बायो लिया है कि 11th के बाद मैथ से पालन नहीं पड़ेगा, सभी कोई है। हाँ, सर रो एल बाय पाई ए बी। रो एल बाई पाई ए बी नहीं, देखते हैं अब कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा चीज है। डी आर लिख लिए तो काम हमारा इसमें आसान हो जाएगा। यहाँ पे डी आर के लिए लिखेंगे तो रो डी एक्स, लेंथ इसका डी एक्स, और एरिया जो दिख रहा है वो पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये चीज दिख रहा है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें। हाँ, बोलो। सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि dx भी चेंज हो रहा है और आर स्क्वायर भी चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे रो बाई पाई तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर देखें तो dx तो वेरिएबल है ही, और r भी जैसे जैसे हम यहाँ से a से b की तरफ बढ़ेंगे तो r भी चेंज हो रहा है, तो दोनों में हमें एक रिलेशन चाहिए होगा। तो रिलेशन कैसे पा सकते हैं? तो रिलेशन पाने के दो दो मेथड हैं। मेथड 1, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा एक पाथ जा रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो हम इसे मान लिए y एक्सिस है, ये हम मान लिए कि x एक्सिस है, ठीक है। y पे जो है ये r है। यहाँ पे हमें ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट b है, a है, और ये जो पॉइंट है ये b है। तो हम, और ये वाला पॉइंट l है, तो स्लोप दिख रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू क्या होगा, mx प्लस c होता है। तो स्लोप हमें दिख रहा है b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स प्लस ए, यही इक्वेशन होगा। दिख यस रहा सर। है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन मिल गया तो इसके बाद अगर हम डी आर लिखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी आर इजकल टू बी माइनस ए बाई एल डी एक्स, ठीक है। तो ऊपर चेंज करेंगे। मेथड 2, सिमिलरिटी मेथड, ऐसा हमें दिख रहा है। ऊपर वाले पोर्शन को हम ले रखे हैं, यहाँ पे हमें इसके लिए निकालना है। तो हम क्या किए, ऊपर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। तो हमें ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, बी माइनस से दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है, तो बी माइनस आर दिख रहा है, ठीक है। और ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर दिख रहे हैं, ये एक्स दिख रहा है और ये एल दिख रहा है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों सिमिलर है। तो बी माइनस आर बाई बी माइनस ए बाई, ऐसे लिखते हैं, बी माइनस ए बाई एल इजकल टू बी माइनस आर बाई क्या आ जाएगा, एम एल माइनस। माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से भी अगर सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू ऊपर वाला ही आता है, ठीक है। बी माइनस ए बाई एल एक्स प्लस ए आएगा, ठीक है। दिख रहा है बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हम लोग को डी आर मिल जा रहा है। तो ऊपर वाले में हम लोग x का वैल्यू एलिमिनेट करके r के टर्म में अगर निकालना हो तो r के टर्म में, लेंथ के टर्म में निकालना हो तो dx को एलिमिनेट, r को एलिमिनेट करेंगे अगर लेंथ के टर्म में हो तो 0 to l, और अगर एरिया रेडियस के टर्म में होगा, a to b के टर्म में होगा तो dx को एलिमिनेट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम dx को एलिमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद का काम तो हमारा मैथ है। r इक्वल टू क्या आ गया, रो बाई
पाई 1/r² dx। तो dx का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है कि L/dr/b माइनस ए है, तो रो बाई पाई इंटीग्रल 1/r² इंटू dx हो गया L/b माइनस ए dr। ठीक है, इससे आसान से हो जा रहा है। L और b माइनस से तो बाहर निकल जाएगा, रो L बाई पाई b माइनस से इंटीग्रल 1/r² dr। कहाँ से कहाँ, a से b। 1/r² का इंटीग्रेशन बोलो, -1/r। -1/r। ठीक है, तो पुट कर लो, चलो हो गया, आ गया आंसर। 1/a माइनस 1/b, माइनस है तो इसलिए लिमिट उल्टा कर दी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा वेरिएबल दिखे तो एलिमेंट लेके हम लोग को सॉल्व कर लेना है रेजिस्टेंस के लिए। इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। सर मेरा भी तो यही आया था, यही था, पता नहीं। बी माइनस अगर कटेगा तो ए भी ही ना बचेगा सिर्फ नीचे। अच्छा हाँ ठीक है, कैलकुलेट नहीं किए थे आगे, आंसर में भी इतना ही दिया है तो छोड़ दिए। ठीक है, ये चीज बोल रहे थे, रो L बाई पाई ए बी। ठीक है, HCB करंट का क्वेश्चन नंबर 1 to 13 एंड बुकलेट एक्सरसाइज 2 1 to 9। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। सर बुकलेट कहाँ पे है, वो अपलोड हो गया है? हाँ शायद अपलोड तो है। ठीक है।